हेलो फ्रेंड्स। तो आज से आप लोगों के लिए करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी का बूस्टर डोज दिया जाएगा। ये बूस्टर डोज बड़ा ही हेल्प करेगा आपकी यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी, साथ ही साथ ROA और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और BPSC TRE 4 के लिए भी। यानी कि इसमें जो प्रश्न है ना, बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो करंट अफेयर जो कि बहुत ही विस्तृत है, यानी कि अगर देखा जाए तो यह एक महासमुद्र है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे आइलैंड होते हैं, कुछ ऐसे द्वीप होते हैं जहाँ पर अगर आपको जगह मिल जाए तो वहीं से आपको पूरी दुनिया दिखाई दे सकती है। यानी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और इनके बगैर जो करंट है ना, इसमें आपकी नया पार नहीं लगने वाली है। तो इस सीरीज को यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं आज से। अगर आप लोगों का समर्थन मिला तो नियमित रूप से ये सीरीज चलेगी, अदरवाइज अल्टरनेट आती रहेगी। तो इसे आप डेली चाहते हैं तो भी, अगर आप इसे अल्टरनेट डे पर चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो पिछले एक साल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर बिंदुवार संग्रहित किया है। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप टिक कर सकते हैं, फिजी जो कि एक देश है, तो फिजी गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखो फ्रेंड्स, फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो क्योंकि नाम में ही ना फिजी लिखा हुआ है, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यह किस देश का सम्मान है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। लेकिन प्रश्न ये है कि यह किसे दिया गया। तो हो सकता है कि आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाए, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि कई देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो उनका नाम भी दिमाग में आ सकता है, लेकिन ध्यान देना कि फिजी ने अपने देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये दिया है श्री श्री रविशंकर को। अच्छा, मुझे याद आ रहा है ना कि श्री श्री रविशंकर से संबंधित कुछ प्रश्न अक्सर UPPSC पूछ लेता है। मतलब मुझे रिलेट करना तो नहीं आता कि किस प्रकार से जो एग्जामिनर होते हैं इन प्रश्नों को सेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी श्री श्री रविशंकर से संबंधित आपको पता ही है ना, इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की है। अगर आप पिछले 8-10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है ना, अगर उनको देखेंगे UPPSC के, तो उसमें ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना कब हुई या फिर इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, श्री श्री रविशंकर जी ही हैं, और इसकी स्थापना होती है 1981 में। ठीक है। और ये जो सम्मान है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये श्री श्री रविशंकर को किसने दिया है, तो फिजी के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, नाम क्या है, राटू विलियामी एम कटोनिवेरे। बड़ा कठिन सा नाम है, राटू बस याद रखना या फिर कटोनिवेरे याद रखना, क्योंकि पहला और अंतिम अगर याद रहे ना तो काम चल जाता है। ठीक है। फिजी की राजधानी सुआ है, कई बार एग्जाम में आता है मैच कराने के लिए। तो और हाँ, इसकी जो करेंसी है ना वो फिजियन डॉलर है। तो सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखो, अगला क्वेश्चन भी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक कर लेना। भारत का पहला लेखकों का गांव डेवलप किया गया है। लेखकों का गांव, तो मतलब ये है ना कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था उनका, रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि खुद एक लेखक हैं। तो उनको पता था कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा स्थान अगर डेवलप किया जाए जहाँ पर लेखक आएँ, आराम से अपनी कृतियाँ पूरी करें, तो उन्होंने ना यहाँ पर एक पूरा का पूरा गांव ही बसा दिया और इसका नाम रखा है लेखकों का गांव। ये गांव आपको कहाँ पर मिलेगा, आप देहरादून जाएंगे, वहाँ से 24 किलोमीटर दूरी पर ये थानो गांव मिलेगा। बस थानो गांव पहुँच गए तो पहुंच गए आप लेखकों के गांव। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो कैफेटेरिया मिलेगा, पुस्तकालय मिलेगा, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो मतलब शांत जगहें मिल जाएंगी जहाँ पर बैठकर आप कल्पना कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मुझे लगता है ना बड़ा अच्छा, मतलब एक यहाँ पर इनिशिएटिव शुरू किया गया है लेखकों का गाँव। और ये जो उपज है ना, ये ex-CM रमेश पोखरियाल निशंक के विचार हैं और उनके ही विचारों पर इस गांव का उद्घाटन किया गया है देहरादून में। ठीक है। अब देखो, बात यहाँ पर गांव की हो रही है, तो कुछ ऐसे गांव हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर देश का जो पहला गांव है। देखो, पहले ना इसे देश का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब हम इसे
देश का पहला गांव मानते हैं, और जो देश का पहला गांव है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका नाम क्या है? माणा गांव। इसके बाद देखो, देश का पहला संशोधित जैव गांव, देश का पहला संशोधित जैव गांव, ये गांव जो है ना ये मिलेगा आपको त्रिपुरा में। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि देश का पहला संशोधित जैव गांव वाला राज्य, तो ये आपका जो राज्य है ये है त्रिपुरा। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये स्थापित की गई है पल्ली गांव में, जो कि है जम्मू कश्मीर में। देश का पहला सौर गांव ये स्थापित किया गया है मोढेरा गांव, और ये जो मोढेरा गांव है ना, यहाँ पर सारी विद्युत व्यवस्था 24x7 मतलब 24 घंटे सातों दिन आपको सोलर सिस्टम से ही सप्लाई की जाती है। तो ये गुजरात में स्थित है। हर घर आरओ का पानी पहुंच गया है, मतलब एक ऐसा गांव भी डेवलप किया गया है जहां पर घर घर आरओ का पानी पहुंचा दिया गया है। ये गांव यूपी का भरतौल है। भरतौल आपको बरेली के आसपास मिलेगा। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव घोषित किया गया है कुबलांगी गांव को, जो कि केरल में स्थित है। हर गांव में पुस्तकालय। अच्छा, जामतारा एक वेब सीरीज थी ना, आपने देखी हो कि नेटफ्लिक्स पर आई थी। अब जामतारा को डेवलप करने के लिए ना वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी कि वहाँ पर जो डीएम और एसपी थे, उन लोगों ने मिलकर हर गांव में एक लाइब्रेरी खुलवा दी है। तो हर गांव में लाइब्रेरी वाला राज्य बन गया है झारखंड का जामतारा। ठीक है, हालांकि जामतारा एक जिला है, तो इसे आप ऐसे समझिए कि हर गांव में लाइब्रेरी वाला जिला कौन सा है, तो ये जामतारा जिला है जो कि झारखंड में है। और देश का पहला शहद गांव ये घोषित किया गया है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र को। तो सारे पॉइंट हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? अब ये प्रश्न करंट का तो नहीं है, लेकिन स्टैटिक में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क है, ये स्थित है कहाँ पर? तो देखो फ्रेंड्स, ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देखो बात यहाँ पर हो रही है ना नेशनल पार्क की, तो थोड़ा सा हम चलते हैं टाइगर रिजर्व की ओर। अब तक देश में कितने टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं? तो ध्यान देना कि अब तक देश में ना कुल मिला के 57 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। और ये जो आपका 57वां टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का राता पानी है। ठीक है, खैर यहाँ पर ध्यान देना कि हिमाचल प्रदेश नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क तो स्थित है ही है, साथ ही साथ पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल तारा नेशनल पार्क, ये जो 1 2 3 4 5 नेशनल पार्क हैं, ये सभी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाई आर्म रेसलिंग कप, एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024, देखो इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? मुंबई में किया गया। विजेता बना है कजाकिस्तान और उप विजेता कौन बना है? तो कजाकिस्तान ने किसको हराया था? भारत को। ठीक है, एक किताब आई है विटनेस, ये आत्मकथा है, किसकी है? तो ध्यान देना कि विटनेस ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक जो कि एक रेसलर हैं और ये चर्चा में रही थी अक्टूबर में। क्यों रही थी बताओ, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, भारत ने किस रोग की रोकथाम के लिए ज़ैवैक टीसीवी नामक एक वैक्सीन को डेवलप किया है? तो देखो ये जो ज़ैवैक टीसीवी वैक्सीन है ना, ये टाइफाइड की वैक्सीन होगी और इसे WHO से मान्यता भी मिल चुकी है। ज़ैवैक टीसीवी को किसने डेवलप किया है? तो जायडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा अहमदाबाद गुजरात में। और जो टाइफाइड बीमारी होती है, इसका जो बैक्टीरिया होता है, ध्यान देना कि कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है। उसमें 3 बीमारियां वायरस वाली हो जाएंगी, 1 बैक्टीरिया वाली, तो उसमें टाइफाइड का नाम ही अक्सर रहता है। ठीक है, तो टाइफाइड जो है यह वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होता है और इसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। और ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ना, ये दूषित पानी और खाने में होता है और इसके लिए जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं विडॉल टेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो बात यहाँ पर हो रही है वैक्सीन के बारे में। तो कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जिन पर अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बात करेंगे यहाँ पर हिलकोल वैक्सीन के बारे में। अब इसे हिलकोल पढ़ोगे, हिलचोल ये आप बताओ, HILLCHOL। तो हिलकोल वैक्सीन, ये वैक्सीन जो है ना ये हैजे के लिए बनाई गई है और इसे किसने बनाया है? तो भारत बायोटेक ने बनाया है। ठीक है, इसी प्रकार से एक वैक्सीन और है जिसका नाम है सर्वावैक, CERVAVAC, सर्वावैक वैक्सीन। इसे जो है ना HPV के नाम से भी जानते हैं। HPV मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, और इसे डेवलप किया है सीरम इंडिया ने, सीरम इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मिलेगा आपको पुणे में।
एक वैक्सीन अक्सर एग्जाम में आजकल आ रही है, जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, आपको ऐसे लिख देगा R21 मैट्रिक्स। अभी ये प्रश्न एग्जाम में आया था यूपीपीएससी के, तो आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो ये ना मलेरिया की वैक्सीन है, याद रखना R21 बाई मैट्रिक्स, ये मलेरिया की वैक्सीन है। इसी प्रकार से हैवीश्योर वैक्सीन भी बनाई गई है, जो कि हेपेटाइटिस ए के लिए बनाई गई है। और एक बात और, स्टैटिक का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है, तो दुनिया का पहला टीका कौन सा था? तो देखो दुनिया में ना सबसे पहले जो टीका बना था वो चेचक का बना था, ठीक है। और इसे डेवलप किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। कब बना था ये? 1796 में इसे बनाया गया था। और इसीलिए एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना गया है, तो एडवर्ड जेनर को। तो फ्रेंड, चेचक का जो विषाणु होता है ना, वायरस, इसका नाम होता है वेरियोला वायरस, ठीक है, ये याद रखना आप। और देखो भारत से चेचक का जो उन्मूलन हुआ था ये 1977 में हुआ, लेकिन दुनिया से ये 2 साल बाद गया। 1979 में ये दुनिया से विदा हो गया। हालांकि बड़ी चेचक का उन्मूलन हो गया है, लेकिन अभी भी छोटी चेचक ये होता है। मतलब आप देखे होंगे गांव में कि अक्सर लोगों को चेचक हो जाती है अभी भी, लेकिन इसे छोटी चेचक कहते हैं, जो कि उतनी घातक नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार से रेबीज का टीका, रेबीज जैसा आप जानते ही हैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। कब? 6 जुलाई 1885 में। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आपको बस ये बताना है कि रेबीज डे कब मनाया जाता है। रेबीज डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको लिखना है। जो अच्छा आंसर लिखेगा ना उसको मैं पिन कर दूंगा, यानी कि वो सबसे ऊपर रहेगा, तो उसको भी आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देश की 21वीं पशुधन गणना जो है ये शुरू होने वाली है, तो ध्यान देना कि देश की जो ये 21वीं पशुधन जनगणना है, इसके लिए जो उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ था, वो किसने किया था? देखो दिमाग में गृह मंत्री का नाम मत लेना, इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह, ठीक है। तो देश की 21वीं पशुधन जनगणना ये शुरू हुई है कब से? अक्टूबर में शुरू हुई है और चलेगी फरवरी तक, यानी कि अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 में। तो इसके आंकड़े आपको फरवरी मार्च के लास्ट में देखने को मिल सकते हैं। पहली हुई थी 1919-20 में, ठीक है। और ध्यान देना कि यह हर 5 साल में एक बार की जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की जो मौजूदा सीमा थी ना, पहले ये 10 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो देखो बात यहाँ पर हो रही है पीएम मुद्रा योजना के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब होती है? तो 8 अप्रैल 2015 को। पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को। अब देखो ये जो 25 दिसंबर है ना, इसे सुशासन दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आपको पता ही है। इसी प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी शुरू की गई है। कब? 24 फरवरी 2019। कहाँ से? तो गोरखपुर से। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। पीएम आयुष्मान भारत योजना ये शुरू हुई 23 सितंबर 2018। कहाँ से? तो रांची से। कौशल ऋण योजना को शुरू किया गया था 2015 में। स्वच्छ भारत आयोजन यानी कि स्वच्छ भारत योजना जो है ये 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था, हाल ही में इसने अपने 10 साल पूरे किए हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 से, और स्टार्टअप इंडिया ये 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 से हुई। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि योजनाओं को आजकल दे दिया जाता है, आगे उनका स्टार्टिंग ईयर दे दिया जाएगा, और आपसे कहा जाता है ना 2 सवाल पूछे जाएंगे, या तो कहेंगे कि इसको मैच कराओ, या फिर कह देंगे कि इनमें से एक गलत है उसको पहचानो। तो योजनाओं को भी आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अक्सर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपने भी देखा होगा अगर आप परीक्षाएं दे रहे हैं इस समय तो आपको ये सारे प्रश्न अक्सर मिलते होंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये था 1 प्लेट 1 बैग, ठीक है। तो आरएसएस यहाँ पर एक प्लास्टिक का बैग और एक स्टील की थाली और एक गिलास दे रहा है, कि मतलब कि वहाँ पर जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है ना उसको रोका जा सके। तो ये बहुत ही शानदार पहल है, 1 प्लेट 1 बैग। इसके बाद दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन भी किया गया है। ध्यान देना कि ये जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 है ना, इसको एक साथ 3 स्थानों पर शुरू किया गया है। 2 स्थान तो दिल्ली में हैं, एक यूपी में है। कौन कौन से हैं? तो भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों नई दिल्ली में हैं,
और ग्रेटर नोएडा जो कि यूपी में है। ठीक है, ये कब से कब तक चलेगा? तो 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ये चला और इसका जो शुभारंभ था, उद्घाटन समारोह, उसमें शामिल हुए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो सारे पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का बूस्टर डोज 1। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। अब मैं आपको यहाँ पर ना एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। आपको बस ये बताना है कि खर्ची पूजा महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। आपके विकल्प में है असम, नागालैंड, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो सर्च करिएगा, लेकिन आंसर जरूर लिखिएगा। खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए भी और जो लोग आपका उत्तर देखेंगे ना उनके लिए भी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो।